आज मैं 4 साल के बाद अपने घर लौटा था। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, न सलाम न दुआ, अब्बा ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। गले में हाथ डालकर बोले, पुत्र, शादी मुबारक हो। जब से तेरे आने की तारीख पता चली थी ना, मैं और तेरी माँ तेरी दुल्हन ढूंढ रहे थे और हमने सोचा था कि जैसे ही तू हवेली में कदम रखेगा, तेरी शादी शाजिया बेटी के साथ कर देंगे। अब्बा तो खुशी से बता रहे थे, मगर मेरा तो दिल जैसे धड़कना बंद हो चुका था। सोच भी नहीं सकता था कि अब्बा इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर ले लेंगे, और वो भी बिना किसी पेशगी इत्तला के। अब्बा अपनी खुशी में भूल गए थे कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैंने वो हार गले से उतार फेंका और गुस्से से पैर पटकता हुआ अंदर आ गया। हवेली में बजने वाले ढोल बंद हो गए और अब्बा की खामोशी भी इस बात का पता दे रही थी कि उन्हें मेरी नागवारी का पता चल चुका है। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे कमरे में रफ्ता रफ्ता मेरे खानदान के बुजुर्ग जमा होने लगे। सबसे आगे मेरी माँ थी। बेटे, ये तूने क्या किया है? तू जानता है मेरी इस घर में इज्जत तेरे रवैये से मशरूत है। तो अगर ऐसा करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने तेरी ये तरबियत की है? अम्मा ने अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अम्मा, ये कोई तरीका है? मैं पढ़ा लिखा बालिग आकिल नौजवान हूँ। आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी, मुझे बताया तक नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तकरीबन चिल्ला रहा था। बेटे, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर तू अपने बाप की बात नहीं मानेगा तो वो मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकने देगा। इस उम्र में तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? मेरा कुछ तो ख्याल कर। और अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। अपना दूध नहीं बख्शूंगी तुझे। अम्मा ने ये कहते हुए चादर मेरे पाँव में रख दी और उनके आंसू मेरे जूतों पर गिरने लगे। मुझे शर्म आने लगी कि मैं कैसा बेटा हूँ, सारी दुनिया को अपने पाँव में जलील कर रहा हूँ। अम्मा, ऐसा मत कहो। मान लूंगा तुम्हारी बात, लेकिन एक शर्त पर, कि मैं इस हवेली में एक दिन नहीं रुकूंगा। इस शादी के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बेटे, तूने जो सोचा है वैसा ही होगा। अभी इनकार मत कर। निकाह के लिए मौलवी आ गया है, मेहमान बाहर बैठे हैं। तूने इनकार कर दिया तो हमारी नाक कट जाएगी बेटे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तेरा बाप तो परेशानी से मर जाएगा मगर मुंह से कुछ नहीं बोलेगा। मान जा बेटे। माँ मेरे माथे को चूम रही थी। मैंने खामोशी से निकाह के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। अब्बा तो अब भी खुश हो रहे थे कि चलो जैसे भी सही, मैंने निकाह के लिए हाँ तो कर दी। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहिब आए, मेरे साइन लेकर चले गए। मैं निकाह के बंधन में बंध चुका था और अब रस्म दुनिया निभाने को मुझे दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। रात के 10 बजे होंगे। मुझे न जल्दी सोने की आदत थी, न ही मुझे की आदत थी, न ही मुझे गांव के रस्म रिवाज की समझ आती थी। मैंने देखा वो लड़की सर झुकाए मेरे बिस्तर पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी ये अदाएं देखकर मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। मेरे ख्यालों में नायला का चेहरा और मेरी रूह में नायला की आवाज बसी हुई थी। मैं उसे किसी पल भूल भी नहीं सकता था। वो शहर में रहते हुए मेरी रूह तक उतर चुकी थी। मैं और नायला साथ पढ़ते थे और शादी करने का इरादा रखते थे, मगर मैं क्या जानता था कि गांव की हवेली में कदम रखते ही मैं एक रिश्ते में बन जाऊंगा। खैर, मैंने किसी से कुछ न कहा। मैं जानता था कि मैं आजाद हूँ, अपना फैसला खुद कर सकता हूँ और किसी पर तो मेरा रोब नहीं चल सकता था। ये लड़की जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा था, इसे तो सजा दूं। दिल में सोचा, उठो यहाँ से, नाटक करने की जरूरत नहीं। कपड़े बदलो और वहां नीचे अपना बिस्तर बिछाकर सो जाओ। खबरदार, जो तुमने कभी मेरे पास भटकने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम किया है, और ना मुझसे ऐसी कोई उम्मीद कायम रखना। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करके रहूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, मैंने सख्ती से कहा। वो मेरी बात पर किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार किए बिना उठकर खामोशी से सोफे पर बैठ गई। उसने अपना बिस्तर बनाया और इत्मीनान से सो गई। मुझे उसका सुकून से सोना भी नागवार गुजर रहा था। मैं चाहता था कि मैं उसे ज्यादा से ज्यादा अजियत दूं, ताकि उसे समझ आए कि मीर शाहजेब से शादी करने की सजा क्या है। मगर जब सुबह मेरी आंख खुली तो सारा कमरा साफ था। उसकी चूड़ियां, कंगन वगैरह उसने सलीके से रख दिए थे। अपने कपड़े तब्दील करके एक काली सी चादर ओढ़े वो मेरे पास ही बैठी थी, जबकि उसने अपना बिस्तर भी समेट कर रख दिया था कि किसी आने वाले शख्स को अंदाजा ना हो जाए कि हमारे बीच क्या चल रहा है।
मैंने उसकी सूरत देखी तो काफी खूबसूरत थी, मगर एक लम्हे के लिए उसके हुस्न में खोकर मैं दोबारा अपने हवासों में लौट आया। तुम क्या समझती हो, तुम अपनी इन अदाओं से मुझे अपना बना लोगी? ऐसा सोचना भी मत। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नायला है, मैं कभी उसे भूल नहीं सकता। तुम जो मर्जी कर लो, उस जैसी नहीं हो सकती। मैंने उसके दिल पर वार करते हुए कहा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतरी तो जैसे मेरे दिल को सुकून मिला। मैं उठकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो भी तैयार हो चुकी थी। बिलाशुबा वो खूबसूरत लग रही थी। गुलाबी जोड़े में उसका हुस्न दुआतशा हो गया, मगर मैं उसे हर तरह से नजरअंदाज कर रहा था। मैंने उसे एक नजर देखा और बिना उसे कुछ कहे दरवाजे से निकल गया। वो भी मेरे पीछे पीछे नाश्ते की मेज पर आ गई। सब हमें शादी की मुबारकबाद देने लगे। वो भी एक दिन की दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। मैं उसके रवैये से ये जान गया था कि वो सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर मैं किसी की परवाह ना कर रहा था, बल्कि मैं तो वापस शहर जाने के बारे में सोच रहा था। नायला का फोन रात को आया था। मैंने उसे अपनी शादी के बारे में कुछ न बताया। वो पहले की तरह बात कर रही थी, नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है, मगर अब उससे ज्यादा देर छुपना मुमकिन नहीं था। वो मुझे बार बार शहर बुला रही थी। नाश्ता वगैरह करके मेहमानों से फारिग हुआ तो वलीमे का फंक्शन शुरू हो गया। वलीमे को और बाकी शादी की रस्मात को मुकम्मल होने में 2-3 दिन लग गए थे। 2-3 दिन बाद जब हंगामे ठंडे हुए तो मैंने शहर जाने के लिए अपना बैग बांधना शुरू कर दिया। अपनी तैयारी मुकम्मल करके मैं अब्बा जान को खुदा हाफिज कहने आया तो वो बड़े इत्मीनान से बैठे थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? उन्होंने गहरी नजर मेरे बैग पर डालते हुए कहा। अब्बा जान, आपने कहा था कि मैं इस लड़की से शादी कर लूं। शादी तो मैंने कर ली है, मगर अब मेरे यहाँ रहने जवाज नहीं बनता। मुझे शहर में बहुत सारे अधूरे काम निपटाने हैं। अब मुझे जाना होगा, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे क्लिनिक में मेरे काफी सारे मरीज हैं जिनसे मैंने कमिटमेंट की हुई है, उनके पास भी तो जाना है। उनको कोई और डॉक्टर देख लेगा बेटा, अब्बा ने इत्मीनान से कहा। नहीं अब्बा, मेरा क्लिनिक है वहां पर, मैं सब कुछ यूं तो नहीं छोड़ सकता। बेटा वहां पर क्लिनिक है ना, मैं यहाँ तुम्हें अस्पताल बनाकर दे दूंगा, कोई जरूरत नहीं शहर जाने की। नहीं अब्बा, शहर की बात और है, मुझे वहां अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो फिर ठीक है, तुम शाजिया को भी अपने साथ ले जाओगे, लेकिन आज नहीं। मैं शाजिया बेटी को खुद तुम्हारे ठिकाने पर छोड़ कर आऊंगा और देखूंगा कि तुम्हारा रवैया उसके साथ कैसा है। अब्बा ने बात कही तो मेरा दिल बुझ गया। मेरे फ्लैट पर तो नायला भी थी। अब मैं अब्बा के सामने शहर जाता, नायला को फ्लैट से निकलने का कहता तो भी बुरी बात थी, और अपनी इस गांव की बीवी को लेकर मैं वहां रहने से तो रहा। अब्बा की बात पर मैं लाजवाब सा हो गया। अब चाहकर भी मैं शहर नहीं जा सकता था, मगर अगले ही दिन अब्बा को कोई काम पड़ गया। वो किसी काम से दूसरे शहर चले गए। मुझे मौका मिल गया। मैंने दिल में सोचा कि आज तो शाजिया बेगम का काम तमाम करके ही रहूंगा। मैंने उससे कभी मोहब्बत से बात नहीं की थी, मगर मैं जानता था कि मैं उससे जरा सी मोहब्बत जताऊंगा तो वो मोम की तरह ही पिघल जाएगी। और फिर मैंने ऐसा ही किया। वो सजी संवरी किसी फूल की कली की तरह रहती थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया, मोहब्बत और चाहत के चंद लफ्ज कहे और फिर उसे दूध लाने को कहा। वो जल्दी से खुश होकर गरम गरम दूध 2 गिलास में डालकर ले आई। मैंने कहा, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के हाथ से दूध पिएं। शाजिया की आंखें चमकने लगीं। यकीनन वो यही समझ रही थी कि मैंने सब कुछ कबूल करने का फैसला कर लिया है, मगर वो नहीं जानती थी कि मैंने उसके गिलास में कौन सी दवा मिला रखी है। शाजिया ने अपने चेहरे पर दुपट्टा रख लिया। आप उधर मुड़े, मैं आपके सामने नहीं पी सकती, मुझे शर्म आ रही है। शाजिया की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसा। आखिरी बार शर्मा लो, उसके बाद तुम किसी को नजर नहीं आओगी, मैंने दिल में सोचा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद शाजिया ने अपना हाथ मेरे सामने किया। इसका मतलब था कि शाजिया दूध का गिलास खत्म कर चुकी है। मैंने शाजिया से मोहब्बत भरी बातें की और कुछ लम्हे गुजारने के बाद शाजिया की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ये सब कुछ मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहा था, मगर इसके बावजूद भी शाजिया परेशान नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर लेटती चली गई। उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था और फिर शाजिया की आंखें बंद होने लगी।
मैंने आगे बढ़कर उसे हिलाया जुलाया, मगर उसकी सांस रुक चुकी थी। जब मैंने देखा कि मेरी दवा काम कर गई है, तो दरवाजा खोला और सबको चीख चीख कर इकट्ठा कर दिया। सब लोग मेरे कमरे में जमा हो गए। कोई शाजिया को हिला रहा था तो कोई थपक रहा था। मैंने सबको पीछे कर दिया। दूर हटो इससे, इसे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसे बहुत खतरनाक बीमारी लाहक थी, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। तुम लोगों में से जो भी इसे हाथ लगाएगा, अपनी मौत को दावत देगा। मैंने सबको डरा दिया। सब लोग मेरी बात पर यकीन करते थे, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर था। जाहिर है, मैं जो भी बात कहता इन लोगों को यकीन आ जाता। अब्बा जान तो अभी तक दूसरे शहर से नहीं आए थे। वहां से आते समय उन्हें तकरीबन 8-10 घंटे लग जाते। तब तक मैंने इन लोगों से कह दिया कि अगर शाजिया की लाश को मजीद यहाँ रखा गया तो हो सकता है कि इस पूरी हवेली में वबा फैल जाए। इसलिए बेहतर है कि हम उसे जल्द अज जल्द दफना दें, ताकि बाद में कोई बदमज़गी ना हो। मेरी बात पर सबने इत्तेफाक किया और शाजिया को दफनाने की। मेरे दिल में कोई मलाल नहीं था। मैं बस नायला के सपने देख रहा था। जानता था कि शहर में जाऊंगा तो वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लोगों के सामने मैं मजलूम बना रोने का नाटक कर रहा था। कभी उदास होता तो कभी शाजिया की चारपाई के पास बेबसी से बैठ जाता। औरतें मुझे देखकर हमदर्दी कर रही थीं कि 2 दिन की दुल्हन इसके साथ न रही और उसकी जिंदगी ने वफा न की। मगर मैं दिल ही दिल में मुतमईन था। जानता था कि शाजिया की मौत के बाद मेरी जिंदगी कदरे आसान हो जाएगी। अब्बा ने उसे तो मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया था, मगर मैंने अपनी चालाकी से उससे जान छुड़ा ही ली। उससे जान छुड़ाने में कामयाब हो गया था। थोड़ी देर के बाद शाजिया का जनाजा उठने का वक्त आ गया। हवेली में गोया कोहराम मच गया। अब्बा के आने से पहले ही मेरे कहने के मुताबिक शाजिया को दफनाया जा रहा था। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। खैर, बाकी सब मेहमानों से फारिग होने के बाद मैं अपनी अम्मा के पास आ बैठा। अम्मा के रो रो कर आंसू खुश्क हो चुके थे, जबकि मेरी बहन तो शाजिया की पक्की सहेली थी। वो उसे याद कर करके रो रही थी। इन सब में अगर कोई खुश था तो मैं था। सब मेहमानों से फारिग होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने अपने कमरे को कुंडी लगाई और सुकून की सांस ली। खुदाया तेरा शुक्र, मेरी उस चुड़ैल से जान तो छूटी। अब मैं जाकर नायला से शादी करूंगा। उसे बताऊंगा कि मैंने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अपने हाथों से अपनी बीवी को दवा दी, अपने हाथों से उसे दफन किया। मैं शैतानी हंसी हंसने लगा। हंसते हंसते मेरी नजर अपने बेड पर गई तो ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई कि वहां कोई और नहीं, सफेद कपड़ों में मलबूस शाजिया बैठी थी। दिल सोचने लगा कि कहीं शाजिया की रूह मुझसे बदला लेने तो नहीं आ गई। मैं दरवाजा खोलकर भागने ही वाला था कि शाजिया ने मुझे आवाज दी। बहुत खुश होना तुम। भागने ही वाला था कि शाजिया ने मुझे आवाज दी। बहुत खुश होना तुम मुझे मारकर। फिक्र नहीं करो, मैं शाजिया ही हूं, उसकी रूह नहीं। शाजिया ने यह कहकर मेरे सर पर बम फोड़ दिया। शाजिया, तुम यहाँ, तुम जिंदा हो? मैंने हैरत से पूछा। क्यों, अफसोस हो रहा है तुम्हें कि मैं जिंदा हूँ? शाजिया ने बेनियाजी से पूछा। नहीं, लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? मैंने हैरत से पूछा। कैसे किया ये मत पूछो, ये पूछो कि क्यों किया। तुमने हमेशा मुझे दुत्कारा, मेरे हुलिये का मजाक उड़ाया। तुम्हें अपनी तालीम पर बड़ा ज़ौम था ना, मगर तुम जानते हो तुम ये जिस डिग्री पर फख्र कर रहे हो, मैं तुम्हारे ही कॉलेज के जूनियर बैच की टॉपर रही हूँ। मगर मैंने कभी गुरूर नहीं किया। मैंने हमेशा अल्लाह ताला और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करके अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहा। और तुम अपनी मोहब्बत के पीछे भागते रहे। तुम्हें शायद नहीं पता होगा, मैं तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि मैं भी तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ी हूँ, मगर तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम अपनी झूठी अना की तस्कीन की खातिर क्या से क्या बन गए। मैं अपनी जड़ों से जुड़ी रहूंगी, कभी इनसे बगावत नहीं करूंगी। तुमने जब मुझे दूध दिया था ना, मुझे शक हो गया था कि तुमने कभी मुझसे हंसकर बात तक नहीं की। आज मोहब्बत भरी बातें और ये सब क्या है। समझ गई थी मैं, अनपढ़ नहीं हूं मैं। तुमने मुझे जाहिल समझा, मगर मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इन हरकतों को समझ नहीं पाऊंगी? मैं सब जानती थी। मैं जानती थी कि तुम मुझे मारने का नाटक करोगे। तुम यहाँ से जाओगे, शहर में जाकर नायला से शादी करोगे। मगर मैंने तुम्हें कुछ न कहा कि शायद तुम्हें शर्म आ जाए, मगर तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती। वो अपनी गलतियों पर कभी शर्मिंदा नहीं होते।
हाँ, मगर मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। शाजिया ने मेरी तरफ देखकर कहा, आज के बाद से मैं तुम्हें अपने हर तरह के हक से, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे भी हवेली की नजर में तो मैं मर चुकी हूँ, कोई मुझे नहीं जानता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक मुलाजिमा की मदद से कब्र से बाहर आई हूँ, वरना तुमने तो मुझे दफना ही दिया था। और फिर आज तुम ये कर सकते हो तो कल को कुछ और भी करोगे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुम जैसे थे वैसे ही रहो। मैं तुम्हारी जिंदगी से खामोशी से चली जाऊंगी। बस दुआ करूंगी कि खुदा तुम्हें हिदायत दे और तुम्हें तौफीक दे कि तुम दूसरों के जज्बात भी समझ सको। ये कहकर शाजिया रुकी नहीं, उसने खुद को चादर में लपेटा और पिछले दरवाजे से हवेली से निकल गई। मैं उसे देखता रह गया, सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार होगी। मुझे पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर शाजिया किसी को मेरी हकीकत बता देगी तो क्या होगा, लेकिन मैं जानता था वो ऐसा नहीं करेगी। फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। माहौल में अभी मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। अगले दिन मैंने किसी से कुछ न कहा। अब्बा भी आ गए थे। अपनी भांजी की मौत पर वो बहुत अफसरदा थे, मगर मैं जानता था कि अब वो मुझे शहर जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि मेरा दिल तो पहले ही उदास था। वो मेरी खुशियों में रुकावट न बनते। और फिर मेरी बीवी के 40वें के बाद मैंने अब्बा से शहर जाने की इजाजत मांगी। अब्बा ने मुझे इजाजत दे दी। वो जानते थे कि गांव में मेरा दिल नहीं लगता। अब्बा की इजाजत लेकर मैं वापस शहर आ गया। मैंने नायला से शादी की और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगा। नायला मेरी मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी। हम दोनों अपनी जिंदगी खुश और खुर्रम गुजार रहे थे। 2-3 माह के बाद जब शादी का खुमार उतरा तो मालूम हुआ कि मुझ में और मेरी बीवी नायला में बहुत फर्क है। मैं बज़ाहिर मॉडर्न तो था, मगर मैं वही जमींदार और जागीरदाराना सोच का मालिक था जिससे नायला जैसी लड़कियां चिढ़ खाती हैं। मैंने नायला पर पाबंदियां शुरू की, तरह जीना हराम कर दिया। वो कपड़े भी ऐसी पहनती थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। मैं उसे कुछ न कह पाता और वो भी मेरी इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाती। कहती, तुम तो जानते थे कि मैं इतनी ही मॉडर्न हूँ, अब फिर क्यों मुंह बना रहे हो? क्यों इस बात के ऊपर मुझसे लड़ते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानती? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी किस शख्सियत की मालिक है? वो ये बातें कहती तो मेरा दिल कट जाता। कैसी बातें करती हो नायला? पहले बात और थी, अब बात और है। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे मुताबिक चलना चाहिए। मगर नायला मेरी कोई बात न सुनती। रफ्ता रफ्ता हमारी लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और इससे पहले कि हम लोग अपनी राहें जुदा करते, हम दोनों के बीच नन्हा मेहमान आ गया। नायला उम्मीद से थी। मैं इसी वजह से उसका रवैया बर्दाश्त करता जाता कि मैं जानता था नायला को इस वक्त सुकून की जरूरत है। मैंने नायला से हर तरह का ताउन किया। बच्ची की पैदाइश के बाद नायला तरह का ताउन किया। बच्ची की पैदाइश के बाद नायला का रवैया मुझसे बदल गया। वो फिर से अपनी पुरानी रविश पर उतर आई। मैं उसे किसी बात के लिए मना करता तो वो मुझसे लड़ पड़ती। अब मुझे इस बात का भी डर था कि नाजिया बेटी को भी अपने जैसा ही बनाएगी। मैं हरगिज नहीं चाहता था कि मेरी बेटी नायला जैसी बने। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि गांव की औरतें और हमारे रस्म रिवाज हम मर्दों के लिए कितने जरूरी होते हैं। नायला मेरी जरा भी इज्जत न करती। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में वो वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारी एनिवर्सरी का दिन था। नायला ने मुझे बड़े प्यार से केक बना कर दिया। मैंने केक खाया तो तबीयत बोझल हो गई। फिर काफी देर के बाद जाकर एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत खा लिया है। दौड़ा दौड़ा खुद ही हॉस्पिटल गया, मगर कुछ होश न रहा क्योंकि मैं जहरीला खाना खा चुका था। और जाहिर है ये खाना देने वाला कोई और नहीं, खुद मेरी अपनी बीवी नायला थी। सोच भी नहीं सकता था कि नायला इस कदर बेरहम और शफाक निकलेगी। मैं बच तो गया था, मगर उसके बाद हमारा रिश्ता न बच सका। नायला ने मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे वैसे ही जहर दिया जैसे मैंने कभी शाजिया को दिया था। मुझे शाजिया की रह रह कर याद आ रही थी। काफी अरसा उसे ढूंढता रहा। बिलाखिर शाजिया मुझे नफ्सियात के एक हॉस्पिटल में मिली। मैं उससे मिलकर बहुत रोया, उससे माफी मांगी, कहा कि वो मुझे एक मौका और दे दे। मगर शाजिया कहने लगी कि अगर तुमने मुझसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश की तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। मैं अब भी जानता हूँ कि शाजिया कहाँ है। वो मेरी बीवी है, मगर उस पर मेरा कोई हक नहीं रहा। मैं किसको किस मुंह से कहूँ कि मैंने शाजिया को अपने ही हाथों से जहर दिया था।
घर वालों की मदद तो ले नहीं सकता, लेकिन मैं कहानी सुनने वालों से इस बात की तवक्को करता हूँ कि वो अपनी राय का इजहार करके मेरे फैसले को जरूर आसान बनाएंगे।